नमस्कार। लखनऊ पैक्ट पढ़ने वाले हैं। 1916 का ये वो दौर है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग नज़दीक आए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे, कुछ समझौता हुआ था। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जा रहा है या लखनऊ समझौता कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था लखनऊ के अंदर हुआ था। 1916 में जो अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ में हुआ था और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और वहीं पर इन दोनों के बीच में कुछ समझौते हुए। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जा रहा है। ये वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ी थी उसमें भी नज़दीकियां आ गई थी। आप जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल नरम दल, और वो टाइम अब आया था जब दोनों में फिर से नज़दीकियां बढ़ गई। तो ये लखनऊ पैक्ट दो तरीके से याद किया जाता है। एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग नज़दीक आए थे, और दूसरा कांग्रेस के अंदर जो पहले से फूट पड़ी थी वो भी सही हो गई थी। गरम दल नरम दल के नेता आपस में समझौता कर लिए थे, तो दो समझौतों के लिए याद किया जाता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता, यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं जिन्ना जी इस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं। और गरम दल और नरम दल पे भी समझौता हो गया था। गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया था, फिर से साथ में जुड़ गए थे। ये दो लोगों को हम नहीं भूल सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आयरलैंड की निवासी थी, एक विदेशी महिला होने के नाते भी इन्होंने हमारे स्वतंत्रता में संघर्ष में बहुत योगदान दिया है। तो गरम दल नरम दल को मिलाने वाले ये दो ही हीरो हैं। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आ ही गए थे, और एनी बेसेंट। और इसके अलावा जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, इसमें भी मुख्य तौर पर जिन्ना ने और बाल गंगाधर तिलक ने रोल निभाया था। अच्छा, क्योंकि जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके थे। अब मुस्लिम लीग के काम करने का जो तरीका है वो इन्हीं के हिसाब से चल रहा था, इन्होंने बदल दिया था तरीका। अब समझौतावादी जो तरीके हैं ये अपना रहे थे। ये कारण बताऊंगा मैं। देखिए, जो समझौता होता है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, ये कहाँ पे होता है? 1916 में लखनऊ वाले अधिवेशन में। तो ये सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि भैया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मजूमदार साहब थे। क्या नाम है पूरा? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ये तस्वीरें हैं दोनों जने की, ये तस्वीरें हैं 1916 में। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता का क्या कारण है? इससे पहले कांग्रेस के अंदर जो गरम दल नरम दल के बीच समझौता का क्या कारण है वो समझ लीजिए। वो आपको समझ में आ ही गया होगा भैया। अब जेल से छूट के आए हैं बाल गंगाधर तिलक। अब वो देख रहे हैं कि भैया जो बड़े बड़े नेता थे वो तितर बितर हो गए हैं। और इसके अलावा जो गरम नरम दल के बड़े बड़े नेता थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई है, ऐसे से बड़े लीडरों की मृत्यु हो गई है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो लचीले स्वभाव के हैं, कि मतलब अब उनको पता लग गया कि भैया हाथ मिला के ही आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा। तो इस तरीके से दोनों पक्षों ने एक दूसरे की तरह झुकाव किया और नरम दल गरम दल आपस में मिले, और ये वही दौर था। ये कारण आपको समझ में आ गया क्या कारण था। अब दोनों को पता लग गया था कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच के समझौता का क्या कारण है? कुछ पॉइंटों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग को कांग्रेस से ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा लखनऊ वाला। कारण बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो अलग सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है जो 1909 के एक्ट के तहत मिली थी, मार्ले मिंटो सुधार के तहत, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। आपको पता ही है कि कांग्रेस ने नाराज़गी जाहिर की गई थी कि मार्ले मिंटो का जो एक्ट आया था 1909 का, उससे नाराज़गी जाहिर की थी कि इसमें जो मुसलमानों के लिए अलग चुनाव वाला सिस्टम है वो इन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। नाराज़ थे ये 1909 वाले एक्ट से, लेकिन अब स्वीकार कर लिया तो मुस्लिम लीग को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, अब कांग्रेस ने स्वीकार कर ही लिया है तो अब दूरियां जो है ख़त्म की जाए। इसके अलावा बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में। आपको पता ही है जब दिल्ली में दरबार लगाया गया, दिल्ली में दरबार के तहत दो घोषणाएं महत्वपूर्ण हुई। एक तो दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया गया,
और दूसरा बंगाल को जो पहले 2 भागों में बांटा हुआ था उसको अब हटा के अब एक कर दिया गया। ठीक है, हालांकि कुछ पार्टीशन किया गया उसमें, आसाम वाला जैसे बिहार उड़ीसा, वो भाषा के आधार पर था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इससे जो मुस्लिम वर्ग था वो नाराज़ हो गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उनको बहुत अच्छा था, उनको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन जब ये कैंसिल हुआ तो ये अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। मुस्लिम लीग वाले अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। तो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए, उनको एक ही विकल्प सूझा कि भैया अब हमें जो है अपने ही देश के जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनके साथ समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, उनके साथ हाथ मिला के चलना पड़ेगा। इसके अलावा 1912 की घटना है, मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो अलीगढ़ कॉलेज है ना, इसको विश्वविद्यालय बना दिया जाए। और इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये वायसराय थे, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बिल्कुल इसको अस्वीकार कर दिया, गुस्से में आकर इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे भी मुस्लिम लीग नाराज हो गए थे। अभी सिचुएशन देखिए कैसे बदल रही है। अभी आपने समझा था पहले कि मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों की नज़दीकियां हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग खुद अपने प्रस्ताव में जो है बातें पास कर रही है कि भैया उनके ये उद्देश्य थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम करनी है हमको, ये उनका उद्देश्य थे। लेकिन अब देखिए उनकी जो सोच है कैसे कैसे चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? अंग्रेज़ों की हरकतों की वजह से। ठीक है, अंग्रेज उनकी बातें कुछ नहीं मानी, उन्होंने कुछ उनके खिलाफ काम किया, तो उधर से पाला पलट के इधर आ गए वो। और 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में आ गए और मुस्लिम लीग का काम करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया, क्योंकि जिन्ना इससे पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको पता था कांग्रेस कैसे काम कर रही है। उन्होंने पहले मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने के बाद ये देखा कि उनको सब समझ में आ गया कि जो अंग्रेज है ना, ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम लीग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया कि भैया हमें स्वशासन चाहिए, और इसके लिए हम अपने ही देश की जो पार्टियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो स्वशासन की मांग मुस्लिम लीग ने उठाई और उन्होंने ये तय कर दिया कि जो बाकी अन्य संगठन है भारत के, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलेंगे। तो उन्होंने यही उनका पॉलिसी हो गया था कि भैया हम समझौता करेंगे। इस कारण से और ये लखनऊ पैक्ट हुआ। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट घटना, 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन है वो साथ साथ होने लग गए। जैसे 1915 में बम्बई अधिवेशन हुआ था, फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो नज़दीकियाँ बढ़ती गई। इस कारण से समझौते का टाइम नज़दीक आ गया। और लखनऊ पैक्ट था क्या, इसमें क्या क्या बातें गई, वो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस ने क्या किया, जो पृथक निर्वाचक मंडल था, पृथक निर्वाचक मंडल, इसको स्वीकार कर लिया। मतलब आपने पहले पढ़ा ही था कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी। रिजर्व इन द सेंस समझाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव में कैंडिडेट मुस्लिम खड़े होंगे और उनको वोट भी मुस्लिम ही करेंगे। बाकी अन्य वर्ग के लोग जो वहाँ रहते होंगे, अन्य धर्म के लोग वहाँ रहते होंगे, उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होगा। चुनाव में खड़ा होने की बात दूर है, वोटिंग राइट भी नहीं होगा। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल था, तो इसको स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने, इसको स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने और ये समझौता हो गया था, ये पैक्ट था। और दूसरा ये स्वीकार कर लिया गया था कि मुस्लिम लोग जो हैं उनकी जनसंख्या से ज़्यादा अनुपात में हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे चुनाव में। जैसे केंद्रीय विधान परिषद और राज्य की विधान परिषद है, आपको पता ही है कि केंद्र में कानून बनाने वाला सिस्टम था ना, एक वायसराय था, उसकी कार्यकारिणी थी, एक कार्यपालिका कह सकते हैं, जैसे आज कैबिनेट होती है, उसकी एक कार्य परिषद थी। और दूसरा क्या था, विधान परिषद, जो कानून बनाने वाला सिस्टम था। और वहाँ पे ये तय किया गया कि जितनी मुस्लिमों की जनसंख्या है उसके ज़्यादा अनुपात में यहाँ पर उनको सीटें मिलेंगी। और निर्धारित किया गया कि 1/3 सीटें जो है वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व रहेंगी केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सीटें, 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी।
जैसे अभी डिसाइड किया गया था, आपको पता है कि 1909 के एक्ट में ये डिसाइड किया 1909 के एक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि जो केंद्रीय विधान परिषद की सीटें हैं वो 60 कर दी जाएंगी। पहले 16 थी, वो 60 कर दी जाएंगी। अब जितनी भी अगर 60 है ना, तो 60 में 1/3 कितना होगा, 20, तो 20 मुसलमानों के लिए होंगी आगे, ऐसा कांग्रेस ने मान लिया था। ठीक है, मतलब जितनी भी सीटें केंद्रीय विधान परिषद में होंगी उसका 1/3 मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगा। और इसके अलावा सांप्रदायिक निषेधाधिकार को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मान लिया था। मतलब कोई ऐसा एक्ट पास हो गया मान लीजिए, लेकिन उस एक्ट पर ये जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वर्ग है, ये अगर उस पर आपत्ति जता रहा है तो वो पास नहीं होगा। भले ही वो मेजॉरिटी सबने पास कर दिया हो, लेकिन अगर मुस्लिम के लोगों ने उस पर आपत्ति जता दी तो वो पास नहीं हो सकता। तो यही है सांप्रदायिक निषेधाधिकार, कि कोई भी कानून है, कोई बिल है, उस पर अगर मुस्लिम लोगों ने आपत्ति जता दी तो जितनी मर्जी मेजॉरिटी हो वो पास नहीं होगा। ये आपस में समझौता कर रहे हैं। अभी सोचिए सही, इनके पास पावर भी नहीं है उतना, बहुत कम पावर है। ये समझौते ऐसे कर रहे हैं जैसे पार्लियामेंट में पूरा अधिकार इन्हीं का हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। तो लखनऊ पैक्ट में ये इम्पोर्टेंट बातें थी। लखनऊ पैक्ट के बारे में सरोजनी नायडू का जो कथन है बहुत फेमस कथन है। इन्होंने कहा कि जो ये जिन्ना साहब है ना, ये मुस्लिम और हिंदुओं की यूनिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुस्लिम और आपके हिंदुओं के एकता के अग्रदूत हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सरोजनी नायडू ने कहा। ये सरोजनी नायडू वही हैं जो 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बनी थी, और भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू थी। और कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट है, वो आगे पढ़ेंगे ही, एक्चुअली पढ़ चुके हैं आप। तो कमेंट करके आप बताइएगा वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिएगा। अब लखनऊ पैक्ट जो हुआ इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट सिंपल सी बात है कि हिंदू और मुस्लिम थोड़ी बहुत यूनिटी देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। और कुछ समय के लिए जो अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की जो नीति है, डिवाइड एंड रूल की नीति, उस पर स्टॉप लग गया कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब रहते ही थे, लेकिन ये कुछ समय के लिए हो गया कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी उस पर थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लग गया। उसके अलावा ये प्रभाव पड़ा, जितना मर्जी ये पैक्ट हो गया, समझौता हो गया, लेकिन सांप्रदायिकता पर, जो सांप्रदायिक पावर्स है उन पर, जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जो दंगे हो रहे थे वो हो ही रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुस्लिम वर्ग और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं कि भैया दंगे मत करो, नहीं हो रहे थे। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 1917 में बहुत भयंकर बिहार में दंगा हुआ था गाय को लेकर। 1918 में कानपुर को लेकर बहुत भयानक दंगा हुआ था। इसके अलावा 1917 में एक बुक लिखी थी वीर सावरकर ने, हिंदुत्ववाद। इसमें इन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। तो ये था बच्चों लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, यहाँ क्या हुआ था, वो सब आपको पता लग गया। और लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों, जो आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में समझौता हुआ क्यों, कारण भी मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन ऐसे, मेन कारण अंग्रेज ही थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उसमें भी जो भी अंग्रेज कर रहे थे एक तरीके शोषणकारी नीति अपना रहे थे। इस कारण से भी लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ ही रहा था, और हिंदू और मुस्लिम एकता कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रही थी, इसलिए नज़दीक आए थे। समझ पा रहे हैं? तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग में वो पूरी फिल्म चलाते रहें कि इस समय क्या घटना घट रही है। अभी मैंने ये लखनऊ पैक्ट बताया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा अभी वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, पहला विश्व युद्ध जो है वो तो चल रहा है, और 1914 से ही चल रहा है, 14, 15, 16 लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उससे नाखुश थे ये लोग, ठीक है। और
ऐसे ऐसे काम कर दिए थे अंग्रेज़ों ने जिससे मुस्लिम लीग भड़क गए थे, उनको कॉलेज नहीं बनाने दिया। हालांकि आगे चलकर जो अलीगढ़ है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, आगे चलकर डिमांड मानी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं माने थे वो लोग। और बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस तो खुश थी लेकिन मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। और कांग्रेस ने ये भी स्वीकार कर लिया, भैया चलो ठीक है 1909 का जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रणाली लाई गई है वो हम भी स्वीकार करते हैं, गिला शिकवा दूर करते हैं। तो ये सब कारण था, दोनों नज़दीक आए। अब इसके बाद होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे। ये इस अधिवेशन के होने से 2-3 महीने पहले ही होम रूल लीग स्थापित कर दिए गए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन इफ़ेक्टिवली इसने काम 1917 के बाद करना शुरू किया, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद। ये होम रूल लीग एक ग्रुप एक तरीके से बनाया गया है एनी बेसेंट के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा और आपके तिलक जी के द्वारा। कांग्रेस के सामने रखा गया था कि ऐसे ऐसे होम रूल आंदोलन हमको चलाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और ये होम रूल आंदोलन जो है ना, ये प्रेरित था आयरलैंड से, क्योंकि आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट, तो ये वहाँ से देख कर आई थी कि भैया वहाँ पे जो आयरलैंड में भी अंग्रेज़ों का ही राज था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ होम रूल लीग वहाँ पे स्थापित हुआ था और उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, तो वो इफ़ेक्टिव कारगर हो रहा था। आगे आने वाले 2-3 साल बाद 1920 में बहुत इफ़ेक्टिव कारगर होगा, उनको स्वराज दे दिया जाएगा आयरलैंड वालों को। होम रूल मतलब खुद का रूल, होम रूल घर वालों का ही रूल, ठीक है। और ये पूरी तरीके से आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना चाहिए आपको, मुझे लग रहा है शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे लेक्चर सीरियल वाइज मिले। जो भी पढ़ाया जाएगा सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।